हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज पंचायती राज के एमसीक्यूज की या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। इससे पूर्व एक लेक्चर मैं ऑलरेडी दे रखा हूं। मैं आपका अपना क्रांति सर स्वराज आईएएस की ओर से आपके लिए एक ऐसा सीरीज लाया हूं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि सीजीपीएससी के आप आने वाली कोई परीक्षा जैसे कि संभावित तौर पर हो सकता है एडीआई मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री की बात कही जा रही है कि इसका एग्जाम पूछा जा सकता है जिसमें पंचायती राज सिलेबस में है। और तो और अगर आप एडीओ एग्जाम को लक्षित रख रखे हैं तो वो भी काफी महत्वपूर्ण होगा। और यदि एक दिवसीय कोई भी परीक्षा आप व्यापम के भी अगर देना चाहते हैं तो ये काफी मददगार साबित होगा। तो चलिए बढ़ते हमारे इस पंचायती राज के आज के लेक्चर नंबर 2 की और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आपके सामने आते हैं। मैं उसका कंप्लीट लेक्चर में आपको डिटेल दूंगा ताकि उससे संबंधित अगर कोई और प्रश्न भी आए तो आपसे बन सके। तो देखिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने यह स्क्रीन पर ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। देखिए बात कर रहे नहीं है और मैं रोजाना इस बात पर चर्चा करता हूं कि जब कभी नहीं है वाला आए तो आप उसे पहले अंडरलाइन कर लीजिए। नहीं है बोल रहा है। अब चार विकल्प आपके सामने दिया गया है। जन स्वास्थ्य, तो भाई जन स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, ठीक, या फिर बात किया जाए स्वच्छता का प्रबंध, और तृतीय में आप देखिए जन उपयोगी सेवाएं, तो ये तीनों के तीनों ऐसे सेवाएं हैं या फिर कार्य है जो कि पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। आपने देखा होगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जब भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया तब आपके पास 11वीं अनुसूची भी दिखाई दी, और जो 11वीं अनुसूची है उसमें 29 विषय, उन 29 विषयों में आपके पास यह तीन दिखाई देते हैं जो कि उत्तरदायित्व है, पंचायत के कार्य है जो उसे करना होगा, लेकिन उसने बोला संबंधित नहीं है। इस वजह से ये तीनों तो विकल्प हमारे कट गए। अब बचा गया डी फॉर डॉग। तो डी फॉर डॉग जो है आपके पास लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण, यह इसके अंतर्गत आता है। लोक स्वास्थ्य का अनुरक्षण मतलब कि पब्लिक के हेल्थ रिलेटेड जो प्रबंधन होगा, जो मैनेजमेंट होगा, वो राज्य सरकार या फिर सरकार के हाथ में होगा, क्योंकि यह उनका कार्य होता है कि वो ऐसी बेहतर नीतियां बनाए और योजनाओं का क्रियान्वयन करे। इसलिए इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा डी फॉर डॉग माय डियर। और अगर हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की कि सर और क्या तथ्य यहाँ पर हमें निकल करके सामने आता है, तो अगर उसकी बात किया जाए तो देखिए पहली बात तो आपको 73वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 1992, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरा जो आपको जानना जरूरी रहेगा कि वही 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया, तो वर्ष आपको 1993, और डेट आपको याद रखना है 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 जब ये पहली बार लागू किया गया तभी से हम पंचायती राज दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मानते हैं। अब रही बात अगर इसकी कई की जाए कि सर ये जो सेवाएं यहाँ पे दी गई है जो कि संबंधित है सीधा सीधा पंचायत से, तो किस अनुच्छेद के तहत हम जाएंगे, तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में अगर या उत्तरदायित्व के बारे में अगर आपको जानना है तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 243 जी के तहत यह हमें दिखाई देता है। ठीक है, यह अनुच्छेद आप याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। आपके पास अगला प्रश्न क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए फिर से आपके पास बोल रहा है नहीं आता है। नहीं आता है मतलब कि आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए ताकि कभी गलती ना हो। अब आप देखिए मैंने अभी हाल ही में मैंने आपको बताया कि अगर आप भारतीय संविधान के अनुसार अगर आप जाना चाहते हो तो आप भाग 9 में जाइए और वहां पे अनुच्छेद 243 जी, जहाँ पे पंचायतों की शक्ति और उनके दायित्वों की बात कही गई है, और विषयों को अगर आपको देखना है वो 29 विषय, तो आप चले जाओगे 11वीं अनुसूची में, तो वहां पर आपको मिलेगा कि भूमि सुधार, निर्धनता निवारण जो है ये दोनों ही पंचायत से संबंधित कार्य है, लेकिन ये बोल रहे पंचायती संस्थाओं की शक्तियों में नहीं आता है। तो आप जो है इसे तो आप नहीं लोगे, तो बचा क्या आपका ए फॉर एप्पल। एप्पल में अगर आप जाते हो तो आपको दिखाई दे रहा है जुडिशियल रिव्यू, जिसमें न्यायिक पुनर्वीक्षण की बात कही गई है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू की अगर बात कही जाए तो ये सीधा न्याय प्रणाली से संबंधित है। न्याय प्रणाली का उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद या फिर आर्टिकल 32 हमें दिखाई देता है, और इस आर्टिकल 32 के माध्यम से यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि पूर्व में दिया गया कोई भी न्याय अगर न्याय संगत नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार, तो वह उसे पुनः रिव्यू करने के लिए अपने पास ला सकता है। तो ये अधिकार सीधा सीधा किससे जुड़ा हो गया, फिर न्यायपालिका से। इस वजह से जो ए आपके पास दिखाई दे रहा है दैट विल बी योर आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो कथन आपके पास दिए गए हैं और ये कह रहे हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, कह रहे हैं। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही है की बात चल रही है, चलिए देखा जाएगा। अब आपके पास दो वाक्य दिए गए हैं। पहला बोल रहा है कि भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है, जो कि बात बिल्कुल सही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 लाया गया था, जो कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। उसमें भाग 9 हमें दिखाई देता है जिसमें पंचायत से संबंधित उपबंध है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। अब सेकंड क्या कह रहा है, भारत के संविधान के भाग 9 ए, ये भाग 9 ए की बात चल रही देखिए, में नगर पालिकाओं के संबंध उपबंध है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि नगर पालिकाओं से संबंधित जो आपके पास उपबंध है वो भाग 9 ए में दिखाई देता है। ठीक, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे जो संवैधानिक संशोधन है वो 74वां संविधान संशोधन हमें दिखाई देता है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 243 क्यों दिया गया, तो ये भी बात सही है कि अनुच्छेद 243 क्यों इससे रिलेटेड है। लेकिन उसके बाद का आप देखिए बोल रहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की, यहां देखिए प्रत्येक राज्य के लिए दो प्रकार की नगर पालिकाएं, जैसे कि नगर पालिका मंत्री परिषद और नगर निगम की बात चल रही है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। ये स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग होता है, रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि अनुच्छेद 243 क्यों में अगर आप जाते हो तो आपको पता चलेगा प्रत्येक राज्य में यहाँ पे दो की नहीं अपितु यहाँ पर आपके पास तीन प्रकार के नगर पालिकाओं संबंधित उपबंध दिखाई देते हैं, जैसे कि एक नगर पंचायत आ जाएगा, एक नगर निगम आ जाएगा और एक नगर पालिका परिषद आ गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। अब हमें चुनना क्या था, कोई भी एक। तो जाहिर सी बात है अब आप एक ऐसे विकल्प को चुनोगे जहां पर आपके पास सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही रहे, पहला स्टेटमेंट। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा हमारा पहला स्टेटमेंट सही आता है, उसके अकॉर्डिंग आप चुनोगे। यहाँ देखिए आपका विकल्प, तो देखिए विकल्प हमारे पास ए फॉर एप्पल दिया गया केवल एक। तो आप केवल एक अर्थात इस विकल्प ए के साथ जाओगे और आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, दो कथन आपके पास दिए गए। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, तो बात बिल्कुल सही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि 1993 से लागू किया गया, उसमें उद्देश्य तो यही था। जब भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और अनुसूची 11वीं भी हमें दिखाई दे रही, तो उसका मेन उद्देश्य यही था कि हम पंचायती स्तर पर उन्हें स्वशासन इकाई के तौर पर सामने लाए। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपको सही आ रहा है। सेकंड अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। अब देखिए शहरी स्थानीय स्वशासन भी आपको दिखाई देता है, लेकिन शहरी स्थानीय स्वशासन की अगर बात कही जाती है तो 73वें संविधान संशोधन की अपितु आपके पास आना चाहिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और यहाँ पे तो बात कर रहे हैं 73वां संविधान संशोधन। देख लीजिए इस वजह से जो आपके पास विकल्प 2 है वो आपका रॉन्ग हो गया। तो अब कौन सा आप जाओगे, ए बी सी और डी में अगर आप देखोगे तो आपके पास सी विकल्प दिखाई दे रहा है केवल एक। सो दैट विल बी योर आंसर। समझ गए किस तरीके से आपको में जानना है। और अगर हम कुछ और अन्य तथ्यों की बात करें तो ये भी आप याद रखेंगे कि जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के घ में अगर हम जाते हैं तो वहां पे अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आपको पास रिजर्वेशन को लेकर की बात कही गई, जहां पर 1/3 महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कही गई है। निर्वाचन जो हो चुके हैं लोग या संख्या उसमें से 1/3 हम महिलाओं को देते हैं। ऐसे ही कई 243 से लेकर के 243 ओ तक का जो भारतीय संविधान के भाग 9 में दिया गया है वो आपको कंठस्थ कर लेना है, तब जाकर के आपके पास इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे माय डियर, यहाँ जो दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न क्या पूछता है इस पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, यह प्रश्न आपके पास कह रहा है। ठीक, अब यहाँ देखें बात चले कि भाई आपने ग्राम पंचायत को एक स्वशासन इकाई के तौर पर तो दे दिया, लेकिन उसका निर्वाचन होना है, क्योंकि आपको पता ही है कि ग्राम पंचायत में जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष में होता है, लेकिन इसके चुनाव का जो अधिकार है वह किसे दिया गया, इसकी बात यहाँ पर चल रही है। तो इसके चुनाव के अधिकारों की अगर बात चलेगी तो आपके पास यहाँ पे सीधा सीधा जो उत्तर आएगा वो है राज्य सरकार माय डियर, याद रखोगे। पहला उत्तर तो आप ये रख लीजिए वो है राज्य सरकार इसे करता है। क्यों?
क्योंकि देखिए आप अगर देखोगे तो आपके पास एक 5वीं अनुसूची दिखाई देती है भारतीय संविधान में, और भारतीय संविधान में जब आप जाओगे तो उस 5वीं अनुसूची माफ करिए 7वीं अनुसूची के आधार पर आप ये कह सकते हो कि जो पंचायत है वह राज्य सरकार के अंतर्गत दिया गया विषय है। और जब वो राज्य सरकार के अंतर्गत दिया गया विषय है भारतीय संविधान के अनुसूची 7 के आधार पर, इसलिए राज्य सरकारों के पास यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से पंचायतों का क्या करवा सकते हैं, चुनाव करवा सकते हैं। हाँ, ये बात एक अलग है कि उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि यह सिर्फ प्रत्येक 5 वर्षों के लिए होगा। अब वो उसका विघटन अगर 5 वर्ष से पूर्व हो जाता है तो उन्हें पुनः निर्वाचन करवाना पड़ेगा 6 माह के अंतर्गत, यह भी उसे ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों की तो आपको एक अनुच्छेद याद रखना है, 243C। 243 में क्या कहा गया, देखिए अनुच्छेद 243C की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको पंचायत से संबंधित यह अधिकार दिए गए हैं कि विधानमंडल जो होगा राज्य का वो पंचायतों की संरचना या पंचायतों के गठन को लेकर के फैसले ले सकता है। वैसे ही जब अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अगर हम देखें तो हमें यह पढ़ने मिलेगा कि वहां पर राज्य सरकार जो है वो पंचायतों का निर्वाचन कर सकती है। तो उससे संबंधित आपको उपबंध दिखाई दे रहा है किसमें, अनुच्छेद 243 में। जबकि पंचायतों के गठन से संबंधित उपबंध आपको किसमें दिखाई दिया, तो अनुच्छेद 243C में। तो आप याद रखिएगा 243C और 243 के अंतर्गत जो मैंने दो अलग अलग आपको बिंदु बताया हूं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो देखिए आपके पास प्रश्न ये कह रहा है कि पंचायत चुनाव होते हैं। ठीक है, सभी हम जानते हैं कि पंचायत चुनाव होता है। अब ये जो पंचायत चुनाव होता है इसमें 4 विकल्प आपके पास दिए गए, प्रत्येक 4 वर्षों में, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 6 वर्षों में, सरकार की इच्छा अनुसार। तो अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दे रखा हूं कि जो पंचायत चुनाव है वो प्रत्येक 5 वर्षों में होता है। हाँ, यह बात जरूर ध्यान देना होगा राज्य सरकार को कि अगर 5 वर्षों से पूर्व ही विधि द्वारा अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो आने वाले 6 माह के अंतर्गत उन्हें पुनः निर्वाचन करना होगा। लेकिन ध्यान यह भी रखना होगा कि जो बचा हुआ शेष काल है इसका पंचायत का, क्योंकि 5 वर्षों का होता है, अगर वो 6 माह से कम का है तो चुनाव करवाने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। यह बात हमें ध्यान रखना होगा। अब अगर हम कुछ अनुच्छेदों की बात करें, अनुच्छेदों की अगर बात करें तो आप ये भी याद रखेंगे कि एक अनुच्छेद आपके पास सामने आता है, अनुच्छेद 243E। और उस अनुच्छेद 243E के आधार पर ही आपको यह जानकारी मिलेगी कि जो पंचायत का जो अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन, उससे फिर गिनती की जाती है अगले 5 वर्षों तक की। तो वहां से फिर आपके पास एक टाइम पीरियड मिल जाता है कि जो एक नवगठित या फिर नवनिर्वाचित पंचायत बैठी है उसका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल संबंधित उपबंध के लिए आप कौन से अनुच्छेद में जाओगे, अनुच्छेद 243E, ये आप याद रखोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है। देखिए संबंधित नहीं है की बात चल रही है, देख लेते हैं। 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, तो ये बात बिल्कुल सही, अभी मैंने बताया था। राज्य निर्वाचन आयोग को अगर पंचायत चुनाव करवाना है तो वहां पर राज्य सरकार की भी अपनी सहमति होती है, और उसके लिए फिर हमने अनुच्छेद भी देखा था। अगर राज्य सरकार पंचायतों का गठन करना चाहता है तो मैंने एक अनुच्छेद आपको बताया कि वो अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा। जैसे कि अनुच्छेद की अगर बात किया गया है संरचना को लेकर के तो 243C आप याद रखिए। वही मैंने बताया कि अगर पंचायतों के निर्वाचन की बात आती है तो 243 आप याद रखोगे। लेकिन जब निर्वाचित हो जाए और उसके कार्यकाल की बात अगर आती है तो आपके पास अनुच्छेद 243E दिखाई देता है जो आपको याद रखना है। और ये सब के सब 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत लिया गया, जिसका क्रियान्वयन या प्रभावी 1993 से हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लोगे। चलिए फिलहाल यहाँ पढ़ा जाता है राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों को चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल बात सही है। अब आप देखो यहाँ पे दिया गया है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम इससे संबंधित है, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 74वां संविधान संशोधन भले ही 1992 में ये भी लाया गया था, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की इकाई लाने के लिए बात कही गई थी, जहां पे नगर निगम, नगर पालिका, इस प्रकार के नगर पंचायत की बात कही जा रही है। तो आपके पास बी तो कट गया। फिर बोले सभी पंचायत को कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित होगा। अभी मैंने बताया था कार्यकाल अगर आपको गिनना है तो प्रथम अधिवेशन से गिनोगे। अनुच्छेद 243 किसमें दिख जाएगा वो आपके पास, तो 243 आप ई के अनुसार ये बात
कह सकते हो। ये बात मैंने कह रखा हूं आपको। तो फिर ये आपके पास ये भी सही है भाई। फिर एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर आपको नया चुनाव करवाना होगा, तो ये भी बात सही है। लेकिन उसने बोला कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है, तो बी विकल्प संबंधित नहीं है और बी विकल्प ही जो है आपका आंसर आएगा। दैट इज द आंसर। ओके, ठीक। चलिए बढ़ा बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है 73वें संविधान संशोधन का अधिपालन करने वाला पहला राज्य क्या है। बात पहले राज्य की आती है तो उत्तर में आपके पास आएगा मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में जो कि अधिनियमित किया गया था, उसका क्रियान्वयन हमें 24 अप्रैल 1993 दिखाई देता है। और उसी 1993 में ही मध्य प्रदेश सर्वप्रथम हमें एक ऐसा राज्य दिखाई देता है जिसने अपने मध्य प्रदेश ने क्या किया, एक अधिनियम 1993 पास कर दिया ताकि वहां पर ग्राम पंचायत जैसी जो त्रिस्तरीय की जो बात कही जाती है वो ला लिया जाए। इस वजह से इसका जो उत्तर आएगा वो है मध्य प्रदेश। और तो और 1993 में इन्होंने अधिनियम तो बना लिया मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत से संबंधित, और उन्होंने 1994 में प्रथम चुनाव भी करवा दिया पंचायतों का। तो ये अन्य तथ्य आपको याद रखना है। तो ये रहा आपका इस प्रश्न का उत्तर और व्याख्या। चलिए बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न जो है आपके सम्मुख वो यह रहा कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में मैंने अभी इसका उत्तर दिया हूं, वह है 24 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया गया था उसे लागू किया गया, जिसमें कि भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया जहां पे पंचायत संबंधित उपबंध हमें दिखाई देते हैं। ठीक, तो सीधा सीधा आंसर है 24 अप्रैल। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर यहाँ पे बात आती है तो देखिए ये कह रहा है कथन और कारण से संबंधित। कथन आपके पास ये कह रहा है कि पंचायतों के प्रधान, प्रमुख तथा अध्यक्ष के पदों में महिलाओं के लिए, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति की महिलाएं सम्मिलित है, आरक्षण से उनके क्रियाकलापों में एक सुस्पष्ट परिवर्तन आया है। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के आरक्षण की बात तो यहाँ पे कही गई है। अभी हाल ही में मैंने बताया था कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जो अधिनियमित किया गया, फिर उसे 93 में हमने लागू करवाया, वहां पर यह बात कही गई है कि जो कुल निर्वाचन सदस्य होंगे उन कुल निर्वाचन सदस्यों में से 1/3 सदस्य जो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। हमने ये बात देखा। तो प्रथम स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है साबित होता है। क्लियर हो गया? तो भाई पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। चलिए कथन सही हो गया, अब हम कारण की ओर बात कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे कारण की अगर बात करते हैं तो कारण आप देखिए क्या कह रहा है। कारण कह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो ये स्टेटमेंट, ये जो कारण है आपका, वो कहीं से भी सही हमें साबित नहीं होता। क्यों? क्योंकि महिलाओं के आरक्षण के लिए ग्राम पंचायत के चुनावी स्तर पर यहाँ पे महिलाओं ने किसी प्रकार का आंदोलन नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि महिलाएं इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक भावार्थ निकलता है कि वो एक आंदोलन कर रही थी, मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास कारण जो है वो शुद्ध तौर पर रॉन्ग है। अब बात उठती है कि सर फिर हम कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित याद रखेंगे। तो बात अगर अनुच्छेद की आती है तो आप याद रखेंगे आपके पास भारतीय संविधान में आर्टिकल 243D आपको दिखाई देता है। इस अनुच्छेद 243D के अंतर्गत आपको पंचायत में जो कुल निर्वाचित सदस्य होंगे उनमें से 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जो सीटें हैं वो आरक्षित रखी जाएगी। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 243D के तहत यह बात कही जाती है। और ये भी आप याद रखेंगे ये सबका जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ पे किसी प्रकार के मनोनयन की बात नहीं होती या नामित नहीं होते। ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए। तो आप देखते हैं हमारे पास एक ऐसा विकल्प चुनना होगा जहां पे कथन सही हो और कारण गलत हो। तो देखते हैं यहाँ पे कथन सही और कारण गलत वाला कौन सा विकल्प आपको दिखाई देता है। तो देखिए आपके पास 4 विकल्प है। ए तथा आर दोनों सही है तो रॉन्ग हो गया। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सी आप देखो ए सही है परंतु आर गलत है, तो आप किसके साथ जाओगे? सी फॉर कैट के साथ आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखा जाए। तो आगे का प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया हूं आपके पास। तो क्या एक्सप्लेनेशन आ जाएगा? देखिए कह रहा है कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में दिया गया है। तो मैंने अभी बताया कि आप 243 बिल्कुल याद रखोगे क्योंकि 243D में निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्यों का 1/3 सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित हमें दिखाई दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो है हमारा सही आ गया। फिर वो सेकंड बोल रहा है यह आरक्षण अनुच्छेद
334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ऐसे उपबंध दिखाई देंगे जहां पर लोकसभा और राज्य विधानसभा से संबंधित जो सदस्य हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इत्यादि, यहाँ पे जो सदस्य जो वहां पे निर्वाचित होकर के जाएंगे, और साथ ही साथ एंग्लो इंडियन जिनको वहां पर नामित तौर पर पहुंचाया जाता है, उनके कार्यकाल की बात कही गई है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे किसी प्रकार के इस अनुच्छेद 334 में पंचायत संबंधित 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही गई है। और हाँ, एक और बात आपको ये याद रखना है कि जो एंग्लो इंडियन को नामित करने की बात कही गई थी, वहां पर हमें 104 संविधान संशोधन 2019 दिखाई देता है, जहां पर अब ये प्रावधान को हटा दिया गया नामांकन का, किसको, एंग्लो इंडियन को लेकर के। ठीक, ये कुछ अन्य तथ्य है जो आपको पता होना चाहिए ताकि इससे संबंधित और भी कई प्रश्न आप बना सको। तो अब आप किसे चुनोगे? अब आपके पास केवल एक ही सही है, तो उसके आधार पर अब हम हमारा स्टेटमेंट तो हमने चुन लिया। अब हम विकल्पों को देखते हैं, तो विकल्प आप देखोगे तो देखिए ए फॉर एप्पल में केवल एक दिखाई दे रहा है, इसलिए यही जो है आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ा जाए हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो देखिए ये आ रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि आप 243D याद रख लीजिए, जहां पर यहाँ पर आरक्षण की बात कही गई और कितनी, तो कुल निर्वाचित सदस्यों में से 1/3 सदस्यों की यहाँ पर बात चलिए महिलाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो 243D यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण की बात कही गई है। ये खंड 1 में है। जब आप उसी 243D के खंड 2 में आप जाते हो तो कम से कम 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया खंड 2 में, और खंड 1 में पूर्णतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की बात कही गई है उनके जनसंख्या के आधार पर। तो फिलहाल आप आंसर जो लोगे 243D को लोगे, मतलब कि विकल्प ए। चलिए आगे के प्रश्न को देखा जाए तो ये कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा। देखिए किस राज्य में लागू नहीं होगा कह रहा है, तो अब आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो है बी फॉर बॉल, अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ पर आपके पास आधार लेना पड़ेगा वर्ष 2011 की जनगणना का, क्योंकि हाल फिलहाल में आपके पास कोई और जनगणना दिखाई नहीं देती, क्योंकि 2019-20 में आपको कोरोना जैसी महामारी को देखना पड़ा था, जिसकी वजह से कोई और जनगणना नहीं आई। तो वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य हमें दिखाई दे रहा है जहां पर अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई भी आंकड़े हमें नहीं दिखाई दिए। इस वजह से यहाँ पे पंचायत चुनाव में उनके आरक्षण को लेकर के कोई भी उपबंध लागू होता दिखाई नहीं देगा। तो ये था आंसर बी, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या क्या कह रहा है, भारत कि संसद के द्वारा पंचायत, अब यहाँ पे पेसा एक्ट की बात चल रही है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया। कब पारित किया गया, तो उत्तर आ जाएगा 1996 में पारित किया गया। क्यों 1996 में पारित किया गया, क्योंकि इससे पूर्व आपके पास 1995 की भूरिया समिति दिखाई देगी, और भूरिया समिति के अंतर्गत यह रिकमेंडेशन दिया गया है कि भारत के अंतर्गत 10 ऐसे राज्यों को अधिसूचित किया गया है जिसको इस पेसा एक्ट वहां पे लागू होगा। तो वो 10 राज्य कौन से हैं, तो वो 10 राज्य आपको याद रख लेना है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से फिर जुड़े हुए जो आपके पास झारखंड दिखाई देता है, ओडिशा दिखाई देता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, और हाँ एक और राज्य हिमाचल प्रदेश। ये ऐसे 10 राज्य हैं जहां पर ये पेसा एक्ट लागू होगा, जो आपको याद रखना है। अब बात करें कि ये किस अनुसूची के अंतर्गत सर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, तो अनुसूची अगर मैं बात करूं तो 5वीं अनुसूची आप देख लीजिएगा, वहां पर ये आपको अधिसूचित मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्नों को अब हम देखें। तो उत्तर था यहाँ पर ए फॉर एप्पल 1996। अब आपके पास अगला प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में अधिनियमित किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। जो कि उद्देश्य नहीं है बोल रहा है, तो उद्देश्य नहीं है बोला तो भाई पहले आप इसे हाईलाइट कर लीजिए। 4 विकल्प आपके पास दिया गया है। क्या विकल्प दिया गया है, तो विकल्प दिया गया है स्वशासन प्रदान करना, तो ये तो है उद्देश्य में, मगर हमको नहीं है बोला तो ए आप कट कर दीजिए। सेकंड आपके पास बोल रहा है कि पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है, मगर हमको तो नहीं है वाला चुनना, तो ये भी आप कैंसिल कर दीजिए।
डी देखिए, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, तो ये भी उसके अंतर्गत आता है, लेकिन हमें नहीं वाला चुना, तो डिफॉल्ट डॉग भी कटा। अब सी तो आपका विकल्प आंसर आ ही गया। क्या दिया गया है? जनजातीय क्षेत्र में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करने की बात नहीं कहा है। स्वायत्त क्षेत्रों के निर्माण करने की बात इस पेशा के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यहां पे जो ये आंसर आएगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। हमारे अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मैं आपको पुनः कह रहा हूं माय डियर, आपका जो मुख्य कार्य रहेगा, आप संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत जितने भी बिंदु हैं वो आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, तो आपका इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए मैं अभी अब अपने इस सीरीज को यहीं समाप्त करता हूं। ऐसा ही सीरीज लेकर के मैं आता रहूंगा। अगर आपको ये सीरीज बेहतर लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब हम इस पंचायत से संबंधित अगला मेरा लेक्चर कल आएगा, जिसमें फिर पुनः आपके पास कुछ और अन्य प्रकार के प्रश्नों को लाया जाएगा और व्याख्यान भी दिया जाएगा। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। आप सभी को गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू माय डियर।